अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ हूँ अपने थर्ड लेक्चर के साथ। ओ लेवल केमिस्ट्री चैप्टर हमारा चल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम आज एसएलओ स्टडी करेंगे। बी डिफाइन टर्म कैटलिस्ट, जिसमें आज हमको डिफाइन करना है टर्म कैटलिस्ट एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इंक्लूडिंग एंजाइम्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने स्टडी करना है डिफाइन टर्म कैटलिस्ट। व्हाट इज़ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, एंड हाउ कैटलिस्ट इज़ अफेक्टेड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कैसे अफेक्टेड होता है, इंक्लूडिंग एंजाइम्स। एंजाइम्स को इंक्लूड करते हुए हम ये डिफाइन करेंगे कि कैटलिस्ट क्या होता है, जिसमें एसएलओ में हमसे पूछा जा रहा है कि कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट कैसे अफेक्टेड होता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इंक्लूडिंग एंजाइम्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, इसका हमने कॉन्सेप्ट लिया भी हुआ था क्लास में। आज हम फर्दर इसको डिस्क्राइब करेंगे, स्टडी करेंगे। कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है, कैटलिस्ट इज़ वन ऑफ द सब्सटेंस। कैटलिस्ट हमारे पास में क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है सच एज एलिमेंट, या तो ये एलिमेंट होता है मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच इंक्लूडेड इन द डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल, और कंपाउंड, या तो ये एलिमेंट होते हैं या ये होते हैं कंपाउंड विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं बाय विदाउट इटसेल्फ अनचेंज्ड। खुद ये चेंज नहीं होते, जैसे ही हम रिएक्शन में ऐड करते हैं आफ्टर द रिएक्शन ये वैसे ही होते हैं और उस रेट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। यानी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा एलिमेंट, ऐसा कंपाउंड जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे विदाउट इट सेल्फ अनचेंज, दैट सब्सटेंस, दैट एलिमेंट, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड कैटलिस्ट। उस कंपाउंड को, उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। ड्यूरिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन इट्स ऑलवेज मेंशन अबव और बिलो द एरो। हमेशा जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करवाते हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन में कैटलिस्ट को हमेशा एरो के ऊपर या एरो के नीचे मेंशन किया जाता है। इट्स नॉट इन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज इन द प्रोडक्ट साइड, बिकॉज कैटलिस्ट इज नॉट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कैटलिस्ट हमारा ना रिएक्टेंट होता है ना ये प्रोडक्ट होता है। इट्स जस्ट सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये किसी सब्सटेंस होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती है, यानी वो एलिमेंट या कंपाउंड हो। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि कौन से केमिकल रिएक्शंस में कौन से कैटलिस्ट मोस्टली ज़्यादातर यूज्ड होते हैं। नाउ लेट्स सपोज ड्यूरिंग द हेबर-बोश प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर। अमोनिया, इट्स केमिकल फार्मूला इज NH3। अमोनिया NH3 जो होता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र होता है एंड मोस्ट यूजफुल फर्टिलाइज़र, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइज़र होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है फॉर डेली लाइफ। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है अमोनिया इंडस्ट्री के अंदर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है बाय द रिएक्शन और बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का, यानी ये हमारे पास में हाइड्रोजन गैस है और ये हमारे पास में है नाइट्रोजन गैस, व्हेन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर डायरेक्टली कंबाइंड विद वन अनदर टू प्रोड्यूस द अमोनिया। ये प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया को, NH3 को। नाउ द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इज़ वेरी स्लो। जो रिएक्शन होता है मोस्टली हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान में, वो क्या होता है, स्लो होता है, बिकॉज हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इटसेल्फ स्टेबल। ये दोनों स्टेबल होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल स्पेशीज, स्टेबल एलिमेंट्स, स्टेबल कंपाउंड्स लेस रिएक्टिव होते हैं। हैंस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर लेस रिएक्टिव। अगर ये लेस रिएक्टिव होंगे तो ये इजीली रिएक्शन भी नहीं करेंगे। इजीली रिएक्शन नहीं करेंगे तो ये इजीली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। बट वी वांट द अमाउंट ऑफ अमोनिया, हमें अमोनिया चाहिए बाय रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का आपस में रिएक्शन करवा के हमें अमोनिया चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करें जो इस रेट, स्लो रेट को फास्ट करवा दे। नाउ वी यूज़ द आयरन। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं आयरन विच एक्ट एज अ कैटालिस्ट, जो एक्ट क्या करता है, कैटालिस्ट,
विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, जो अमोनिया की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट प्रोडक्शन को इटसेल्फ इंक्रीज नहीं करता, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जैसे ही इंक्रीज होता है उसके इंक्रीज होने से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होती है। नाउ लेट्स सपोज सेकंड हमारे पास में ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब ये था पहला हमने एग्जांपल लिया हेबर-बोश प्रोसेस जिसमें हम अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, दैट्स अ केमिकल फार्मूला ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इट इज़ यूज्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, जब हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस देयर इज़ वन स्टेप इन विच सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हमारे पास में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जिसको हम रिएक्शन करवाते हैं, जिसका हम एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू द सल्फर ट्राईऑक्साइड, जो कन्वर्ट होती है सल्फर ट्राईऑक्साइड के अंदर। यानी SO2 गैस को रिएक्शन करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ। एट दैट टाइम SO2 इज कन्वर्टेड इनटू द SO3 इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड इन विच दैट रिएक्शन इज वेरी स्लो। ये भी स्टेप जो होता है बिल्कुल क्या होता है, स्लो होता है। तो इसको स्पीड अप करवाने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। So vanadium pentoxide is one of the compound which act as a catalyst in the contact process. Contact process में ये भी यहाँ पर catalyst act कर रहा है। Second most important catalyst is a nickel. Nickel is a transition metal like iron. जैसे हमारे पास में iron metal था, ये भी transition metal है। Nickel ये भी हमारे पास में transition metal है। आगे हम स्टडी करेंगे इसका रीज़न कि transition metal mostly क्यों catalyst act करते हैं। Nickel which is used in the hydrogenation process. Hydrogenation यानी हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन द अल्कीन फैमिली, जहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है हाइड्रोकार्बन के अंदर, उसको हम कहते हैं अल्कीन। नाउ डबल कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से अल्कीन जो होता है वो क्या होता है, अनसेचुरेट, एंड अनसेचुरेट कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होते हैं। सो व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू द अल्कीन, जब हाइड्रोजन ऐड होता है अल्कीन के अंदर, ये एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड होगा और ये दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड होगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब अल्कीन फैमिली में हाइड्रोजन की एडिशन होती है, देन अल्कीन कन्वर्टेड इनटू द अल्केन, जैसे ये है इथीन, इट्स कन्वर्टेड इनटू द इथेन, ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब इसमें हाइड्रोजन ऐड की जाएगी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन अल्कीन। नाउ ड्यूरिंग द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन द निकल कैटलिस्ट इज यूज्ड, यहाँ पे जो कैटलिस्ट निकल होता है वो यूज़ किया जाता है, विच स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, जो अल्कीन को इजीली अल्केन के अंदर कन्वर्ट करवाने में हेल्प करता है। दैट कैटलिस्ट इज नोन एज द निकल, इसको हम कहते हैं निकल कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट यहाँ तो एलिमेंट होता है या हमारे पास में कंपाउंड होता है जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है विदाउट इट सेल्फ अनचेंज, खुद चेंज नहीं होता, इसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। इफेक्ट्स ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ से आपने समझ लिए होंगे कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं। इट्स प्रोवाइड द अल्टरनेटिव पाथवे, ये प्रोवाइड करता है अल्टरनेट पाथ ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन का जो एक नॉर्मली पाथ होता है, जब हम उसमें कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट उसको एक अल्टरनेट ईजी पाथ प्रोवाइड करता है फॉर ईजी प्रोसीडिंग, जैसे रिएक्शन ईजीली प्रोसीड हो जाए। इट्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, ये एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को लोअर कर देता है। आगे भी हम स्टडी करेंगे, कल पहले लेक्चर में हमने स्टडी किया था थोड़ा कॉन्सेप्ट के एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली क्या होता है। इट्स प्रोवाइड पार्टिकल्स मोर एनर्जी फॉर इफेक्टिव कोलिजन, यानी इफेक्टिव कोलिजन के लिए ये पार्टिकल्स को मोर एनर्जी प्रोवाइड करता है बाय प्रोवाइडिंग द सरफेस एरिया। कैटलिस्ट बेसिकली रिएक्टेंट को मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड होने की वजह से पार्टिकल्स इजीली कोलाइड करते हैं और जनरेट करते हैं इफेक्टिव कोलिजन और वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। अब डायग्रामेटिकली हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैटलिस्ट कैसे अफेक्टेड होता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास में ये एनर्जी डायग्राम है, ये एनर्जी यहाँ पर 0 है, जैसे ही हम टॉप में जाएंगे एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, यहाँ पे टाइम है। ये हमारे पास में यहाँ पर है रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। इन रिएक्टेंट को यहाँ से
जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इस स्टेज पे जाकर ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। जहाँ पर रिएक्टेंट रिएक्शन करना स्टार्ट कर दें इन द रिएक्शन, दैट स्टेट इज नोन एज द इंटरमीडिएट स्टेट। उसको हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन की वो इंटरमीडिएट स्टेट होती है। कौन सी? जहाँ पर रिएक्टेंट रिएक्शन करना स्टार्ट कर दें। अब रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट स्टेट में लाने के लिए, यानी हमारे पास में एक होते हैं रिएक्टेंट और एक होती है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के दौरान रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट स्टेट जनरेट होता है। अब रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट स्टेट में लाने के लिए जो यहाँ पर रिएक्टेंट की कोलिजन है वो इनइफेक्टिव कोलिजन है, और यहाँ पर जो कोलिजन है वो क्या है? इफेक्टिव कोलिजन है। तो रिएक्टेंट को इनइफेक्टिव कोलिजन में से इफेक्टिव कोलिजन में लाने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, इस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। उस रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। जितनी ज़्यादा आपकी एनर्जी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? उतना स्लो हो जाएगा। अब जो कैटलिस्ट होता है, अब ये रिएक्शन हमारे पास में लेट सपोज हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि 20 किलो जूल एनर्जी है इन रिएक्टेंट्स की, यहाँ पर है 40 और यहाँ पर हमारे पास में जो एनर्जी है वो कितनी है? 60। यानी ये रिएक्टेंट 60 किलो जूल एनर्जी के ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं, जबकि ये पड़े कितनी एनर्जी में है? 20 में। तो 60 तक लाने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब तक ये एक्टिवेशन एनर्जी में आएंगे तब जाकर ये रिएक्शन करेंगे। नाउ दैट इज विदाउट कैटलिस्ट। अब इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास में कैटलिस्ट मौजूद नहीं है। सिमिलरली अगर इसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हम कैटलिस्ट ऐड कर दें तो ये हमारे पास में यहाँ पर है रिएक्टेंट और ये हमारे पास में है प्रोडक्ट। अब इन रिएक्टेंट की लेट सपोज यहाँ पर एनर्जी है 20 किलो जूल, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 30, और यहाँ पर हमारे पास में कितनी है? 60। अब पहले विदाउट कैटलिस्ट, जहाँ पर हमने कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया था, तो कैटलिस्ट यूज़ ना करने की वजह से जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो एनर्जी थी 60। यानी 20 में से हम चले गए थे 60 में। जब रिएक्टेंट 60 में आ गए तब जाकर उन्होंने रिएक्शन किया और प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो गए। मगर यहाँ पर जब हमने विद कैटलिस्ट, यानी जब कैटलिस्ट ऐड किया, तो कैटलिस्ट ऐड करने से आप देख सकते हैं कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? लोअर हो गई। यानी कैटलिस्ट मिनिमाइज द एक्टिवेशन एनर्जी इन द रिएक्शन। यानी रिएक्शन में जो होता है कैटलिस्ट, वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करवाता है? मिनिमाइज करवाता है। दैट्स वाई द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीजेज। इसीलिए उस रिएक्शन का रेट जो होता है वो क्या होता है? इंक्रीज। बेसिकली इट्स मिनिमाइज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करवाता है? मिनिमाइज करवाता है। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा डायग्रामेटिकली कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को मिनिमाइज करवाता है। दैट्स वाई रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीजेज। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। बेसिकली एंजाइम्स आर अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जो एंजाइम्स होते हैं इनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अगर ये कैटलिस्ट हैं तो डेफिनेशन इनकी सेम होगी, दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं, बट प्रोसीड इन आवर बॉडी। मोस्टली जो रिएक्शंस हमारे बॉडी में प्रोसीड होते हैं उनके रेट ऑफ रिएक्शन को जो कैटलिस्ट इंक्रीज करवाते हैं उनको हम कहते हैं एंजाइम्स। लेट सपोज वी बॉडी कंटेन अ टॉक्सिक मटेरियल दैट इज नोन एज अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये एक टॉक्सिक केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में होता है, एंड दैट टॉक्सिक फॉर अ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करता है वाटर में और ऑक्सीजन में, जबकि वाटर और ऑक्सीजन दोनों की हमारी बॉडी को क्या होती है? नीड होती है। जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है? एक टॉक्सिक मटेरियल होता है, केमिकल होता है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है 86 किलो जूल पर मोल। यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को विदाउट कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट यूज ना किया जाए तो 86 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करवाने के लिए। इफ एंजाइम इज प्रेजेंट, अगर बॉडी में एंजाइम होगा, देन एट दैट टाइम द एनर्जी विल बी 1 किलो जूल पर मोल। यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी 1 किलो जूल। अब 86 में से 1 तक आने के लिए जो हमारा काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? एंजाइम। यानी एंजाइम जो है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर रहा है और इसको इजीली कन्वर्ट करवा रहा है किसमें? वाटर में एंड ऑक्सीजन में।
अगर एंजाइम ना होते तो ये टॉक्सिक केमिकल रिक्वायर्ड करता है 86 किलो जूल पर मोल एनर्जी। 86, अगर 86 ना होगी और एंजाइम्स होंगे तो एंजाइम्स क्या करते हैं, इजीली 1 किलो जूल पर मोल पे इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीजन के अंदर। सो आज का हमारा ये लेक्चर था, कैटलिस्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, इंक्लूडिंग एंजाइम्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमने स्टडी किया थर्ड लेक्चर में। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क द व्हाट्सएप ग्रुप। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं अगर आपसे कोई कन्फ्यूजन है। होप कि कन्फ्यूजन नहीं होगी, ईजी मेथड में हमने इसको समझाया है। थैंक यू।